भाई एग्जाम में आगे पीछे वालों के भरोसे मत जाया करो, क्या पता वो तुम्हारे भरोसे आया हो, है कि नहीं। चलो अभी अभी एक बच्चे ने बोला, और बच्चे का नाम तो तुम्हें पता ही लग गया होगा, ग्रुप में उसने अपना सर मार ही दिया है ना। तो उसने बोला कि भैया मेरे न्यूमेरिकल पल्ले ही नहीं पड़ा। ऐसे बच्चों के लिए पता है क्या इलाज है, ये सुनना, ऐसे बच्चों के लिए इलाज है जीरो से दोबारा शुरू करना। भाई पिछला सेशन मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, क्या कह रहा, सच बात है, कोई बात नहीं, इस वाले सेशन में तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा न्यूमेरिकल। देखो ध्यान से सुनना, मैं दोबारा को समझा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे सेटअप किया जाता है ब्रेन में पहले, तभी होगा वो क्वेश्चन। सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं ना, अब दिमाग लगाइयो, सब लगाना, ठीक है। सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, गिवन है, सबसे पहले वो लिखो, ठीक है। गिवन निकालने के लिए देखो एक बात याद रखना, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो, गिवन निकालना मुश्किल होता है, और तुम्हें क्या लगता है, टू प्रूव करना मुश्किल होता है। गिवन जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, एग्जैक्ट उन चीजों को निकाल लेना ये ज्यादा मुश्किल होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद ये मुश्किल होता है। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला। सबसे पहले तुम लिखो गिवन, कि तुम्हें क्या क्या गिवन है। गिवन लिखने के दो फायदे, एक तो तुम्हें फॉर्मूले का पता लगता है कि कौन सा फॉर्मूला सही से अप्लाई होगा, और इसमें तो वाली टेंशन नहीं है क्योंकि एक आधी फॉर्मूला है इसके अंदर। तो दूसरी दिक्कत, दूसरा फायदा ये होता है कि इसमें इस चैप्टर में दूसरा फायदा ये है कि तुम साइन कन्वेंशन साथ साथ डाल सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक बार दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ आएगी या बिना साइन कन्वेंशन के आएगी, मतलब पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। समझ में आया। तुम गिवन में वो सब कुछ लिख दोगे जो तुम्हें पूछा गया, नेचर, साइज और पोजीशन। तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि नेचर निकालने के लिए तुम्हें इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो या तो वो सीधा सीधा पूछेगा इमेज डिस्टेंस, तो तुम्हें वी निकालना है, ये तो तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है, इमेज डिस्टेंस बताओ बेटा, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें वी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन तुम्हें नेचर निकालने के लिए भी इमेज डिस्टेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि इमेज डिस्टेंस का जो साइन होता है ना, प्लस या माइनस, उससे तुम्हें नेचर पता लगता है कि नहीं। तो अगर तुमसे बोला जा रहा है कि बेटा ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बताओ, तो तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के वी की वैल्यू पूछ रहा है वो बस। लेकिन अगर तुमसे पूछ रहे बेटा नेचर बताओ, तो उससे वी की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ मतलब है तुम रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल इंटैक्ट बताओगे। लेकिन उस चीज को बताने के लिए तुम्हें वी निकालना पड़ेगा, तो या तो वो वी पूछ ले डायरेक्ट, या तो वो वी ना पूछ कर क्या करेगा, सीधा सीधा बोलेगा कि नेचर बताओ, तो तुम्हें तब भी वी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वी की वैल्यू से तुम पता लगाओगे कि रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल इंटैक्ट है। समझ में आ गया यहाँ तक। दूसरी बात, साइज की बात आ रही है। साइज का मतलब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, अगर हाइट दे रखी है क्वेश्चन में तो हाइट वाला फॉर्मूला यूज करो, हाइट नहीं दे रखी है तो हाइट वाला फॉर्मूला यूज ना करके वी अपॉन में यू वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। नेचर हो गया, साइज हो गया, फिर आती है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, जिसको मैं इमेज डिस्टेंस कह रहा हूँ उसी को पोजीशन कह रहा है, इसका मतलब वी की वैल्यू। समझ में आया मैंने क्या बोला। ये होता है क्वेश्चन में तरीका निकालने का। 10.1 में हमको क्या क्या दे रखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को से हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, सबको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो तो फोकल लेंथ आ जाती है। तो हमारे पास एक जो मिरर फॉर्मूला होता है उसके अंदर वी, यू और एफ, तीन आइडेंटिफाइड वैल्यूज होती है ना, यू, वी और एफ, जिसमें से अगर आपको दो वैल्यू पता लग जाए तो आप एक निकाल लोगे। ये मैथमेटिक्स का रूल है ना, जितनी वैल्यूज निकालनी है उतनी आपके पास वो होने चाहिए, क्या कहते हैं उसको, इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर आपको एक ही फॉर्मूला निकालना है, एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, दो वैल्यूज होनी चाहिए, या तो यू और वी दे दे, या तो यू और एफ दे दे, कुछ भी कर दे। तो पहले क्वेश्चन में उसने यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ फोकल लेंथ ये दोनों दिए होते हैं, उसने आपने उससे उसने इमेज डिस्टेंस पूछा, तो आपने 1/में v प्लस 1/में u इक्वल टू 1/में f डाला साइन कन्वेंशन के साथ, और तुमने v की वैल्यू निकाल ली। v की वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव, इससे तुमने प्रेडिक्ट कर दिया, v की वैल्यू से बता दिया तुमने कि इमेज इतनी दूरी पर बनेगी, तो तुमने पोजीशन बता दी, ठीक है। उसके बाद तुमने दूसरी चीज ये प्रेडिक्ट कर दी कि उसके साइन से तुम ये प्रेडिक्ट, वो पॉजिटिव आ रही थी तो तुमने से ये प्रेडिक्ट कर दिया कि वर्चुअल इंटैक्ट इमेज बन रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला। फिर बात आई थी साइज की, इसका मतलब मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, माइनस वी अपॉन में यू और हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो चीजें बोलते हुए जा रहा हूँ दिमाग में बिठाओ, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट की बात ही नहीं करी पूरे क्वेश्चन में, तो मैं ये वाला फॉर्मूला तो सोच कर भी यूज नहीं कर सकता, है कि नहीं। हाइट की कोई बात हुई थी, नहीं हुई थी। फिर बात आती है कि दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका माइनस वी अपन में यू वाला फॉर्मूला यूज करने का। तो वी अभी अभी आपने निकाला है, वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वो आप वैसे के वैसे डाल दो। पॉजिटिव या तो पॉजिटिव डालो, नेगेटिव तो नेगेटिव डालो। बाहर एक नेगेटिव पहले से है उसको अभी अलग रखो, ठीक है। अगर आप जो वैल्यू डालो नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन आप जो वैल्यू डाल रहे हो पहले से पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा। वो बात आपकी सिरदर्दी नहीं है, आप अपनी वैल्यू जब भी डाल रहे हो साइन कन्वेंशन के साथ डालो, मैग्निफिकेशन आ जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो 10.2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं करा के दिखा रहा हूँ। दिमाग लगाना बस जरा ध्यान से सुनो।
वो ये कह रहा है, मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सिर्फ देखो क्वेश्चन मुझे पता है कि कहाँ से क्या समझाना है उसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर लाइन टू लाइन क्या बोल रहा है वो समझना जरा ध्यान से। उससे पहले एक चीज और सुनो, जो अभी मुकुल स्टार्टिंग में पूछ भी रहा था, ठीक है, और जो ट्रिक है क्वेश्चन में पूछने की, मतलब क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा वो मैं अब बता रहा हूँ, सुनना। देखो टीचर आया, उसने बोला कि बेटा, उसने दो तरीके से बोलना है उसको, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बोलना है। तो एक तरीका तो हमने पढ़ लिया, और वो क्या तरीका तो सुनो। उसने बोला कि बेटा मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मिरर मेरा ये रहा, मैंने ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखा हुआ है, उसने डिस्टेंस वैल्यू दे दी, और इसकी इस मिरर की फोकल लेंथ इतनी है, तो बता इमेज कहाँ पर बनेगी। तो तुमने बोला कि इसका मतलब वी पूछ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। तुमने वी यू पता है, तुम्हें एफ पता है, तुम्हें वी निकाल दिया तुमने, जो कि पहले क्वेश्चन में एज इट इज था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो ये ना बोलकर कि इमेज बता कहाँ बनेगी, ये ना बोलकर पता क्या बोलेगा वो, बताओ स्क्रीन कहाँ पर रखूं। अब खुद सोचो, तुमको अगर इमेज चाहिए तो किसी चीज पर आएगी ना इमेज यार। तुम्हारी परछाई भी बनती है तो जमीन पर बनती है या फिर दीवार पर बनती है, कोई स्क्रीन है ना वो, कोई सरफेस है ना वो। ऐसा तो नहीं हवा में तुम्हें दिखाई देती है, अगर हवा में दिखाई दे रही है तो भाई भूत प्रेत का चक्कर है। ऑब्वियस सी बात है ना, हवा में उड़ती हुई इमेज दिखाई दे रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको इमेज के लिए कोई स्क्रीन चाहिए। अब वो यही बोल रहा है, कह रहा है मैं स्क्रीन को कहां पर रखूं जहां पे मुझे शार्प इमेज बने। तो सिंपल सा मतलब है, वो इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है, बस उसने बोल दिया स्क्रीन कहां रखो, तो जहां पे स्क्रीन रखोगे वहीं पर तो इमेज बननी चाहिए। स्क्रीन यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर बन रही तो इमेज नीचे बन जाएगी, इस पर बनेगी क्या, धुंधली इमेज बनेगी अगर बनेगी भी तो, है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर ही रखना पड़ेगा ताकि इमेज एकदम एग्जैक्टली इस पर बने। आया अभी समझ में मैंने क्या बोला। जब एग्जैक्टली इमेज इस पर बनेगी तो आपने इमेज इसका मतलब इमेज यहाँ पर बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस भी यही है। भैया बस ये स्क्रीन समझ नहीं आया, जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। सुन मेरी बात, दोबारा सुनो। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, सुनना। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने ये बोला पीछे दीवार है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को पीछे, अगर मान लो मैं पीछे की तरफ गिरता हूँ, ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो दीवार इतनी दूर है मैं पूरा यहाँ पे आ जाता हूँ और ये दीवार से पहले पहले मतलब पूरा लेट जाता हूँ, इससे समझ में आया मैंने क्या बोला। दूसरा तरीका इसको समझ लो, ठीक है, दीवार ये यहाँ पे, ये यहाँ तक आया, ठीक है, मुझे इस पर लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर बननी चाहिए, बिल्कुल से अटैच रहे, एकदम सीधी रहेगी। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि देखो दो तरीके हैं, इमेज कहाँ पर बनेगी। इमेज जहां पर बनेगी वो आपने इमेज डिस्टेंस निकाल दिया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसने इसी को चीज को घुमा दिया कि स्क्रीन कहाँ रखूं मैं, उसने ये नहीं बोला इमेज कहाँ बनेगी, उसने बोला स्क्रीन कहाँ रखूं। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ यार, स्क्रीन पर इमेज बनती है। पहले वाले में उसने सीधा सीधा बोला था इमेज कहाँ पर बन रही है, अब वो बोल रहा है कि स्क्रीन कहाँ पर रखो। अबे भाई पहले भी ना, जब वो नहीं बोल रहा था तब भी स्क्रीन पर इमेज बन रही थी, लेकिन उसने स्क्रीन वर्ड यूज नहीं करा था, उसने सीधा सीधा बोल दिया कि इमेज कहाँ बनेगी बताओ। अब उसने ये वर्ड ना यूज करके बोल दिया कि स्क्रीन कहाँ रखूं मैं, तो स्क्रीन जहां पर रखेगा वहीं पर तो इमेज बनेगी। समझ में आया। तो चाहे वो इमेज डिस्टेंस बोल दे, चाहे स्क्रीन कहां पर रखूं ये बोल दे, समझ में आया। इमेज डिस्टेंस बोल दे, इमेज डिस्टेंस बोल रहा हूं, या फिर दूसरा वर्ड क्या यूज करा कि मैं स्क्रीन कहां पर रखूं, ये दोनों वर्ड का मतलब बिल्कुल सेम है, आपको वी ही निकालना है। अभी भी बोलो समझ में नहीं आया तो ठीक है। अब मैं इसको अब क्वेश्चन के तरीके से बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहा है एक मिरर है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ इतनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, इमेज बनाने के लिए स्क्रीन कहाँ रखूं। तो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है ना वो, स्क्रीन जहां रखेगा वहीं पर इमेज बनेगी, तो इसका मतलब इमेज का डिस्टेंस और स्क्रीन का डिस्टेंस तो सेम है ना यार, स्क्रीन पर ही इमेज बन सकती है। कितनी बार बोल दी ये बात, अभी समझ में आया मैंने क्या बोला। इसका मतलब ये कि इमेज डिस्टेंस और स्क्रीन कहां पर रखूं, इन दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल सेम है। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है यार वो, ठीक है भाई। ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन तुमने पता नहीं तुम्हें कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि तुमने अलग तरीके से रीड कर लिया हो। उसे सर मारना नहीं ईमानदारी कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आ गया यहाँ तक, सुनना पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब दिमाग लगा, अब इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो दिक्कत हो रही थी, ठीक है, मैं ये दोबारा जीरो से कर रहा हूँ तो समझ लेना। सुनो, सबसे पहले बोला एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, ये क्वेश्चन है बढ़िया। अब सुनो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज है, ये हाइट दे रखी है। 4 सेंटीमीटर इन साइज का मतलब इसका साइज 4 सेंटीमीटर है। अगर ये दूरी बोलता तो पता क्या बोलता, ये ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, जैसे पहले क्वेश्चन में बोलता तो वो यू होता। अभी बोला ऑब्जेक्ट का साइज ही 4 सेंटीमीटर है, तो हाइट है। प्लीज यही मैं बोल रहा था ना, गिवन निकालना मुश्किल होता है, देखो अब ये प्रूफ भी हो गया। अब ये बच्चे ज्यादातर बच्चे, और ये नहीं है बनाने की बात है, ये सच में करते हैं बच्चे, ये 4 सेंटीमीटर हाइट दे रही है, बच्चे इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं। अब बताऊंगा क्या किया जाए, इसीलिए गिवन निकालना मुश्किल होता है भाई, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
4 सेंटीमीटर है, वो कह रहा है 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, साइज में 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मान लो मिरर ये रहा, और इसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो यहाँ से लेके इस मिरर तक की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। आ रहा है समझने के लिए, और ये मिरर कौन सा है, कनकेव है, इसलिए मैंने इसका मुंह इधर खोला हुआ, पेंट इधर की तरफ हो गया। आया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। इस कनकेव मिरर के दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला, पक्का समझ आ रहा है, मैंने किसी की भी साइड नहीं डाल दी, साइड डाल देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या होती है, पॉजिटिव, तो वो तो ठीक है। उसके बाद बोलता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे चुपचाप एक माइनस लगा दो, समझाया। कनकेव मिरर है ये, कनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो इधर होती है, लाइट भी इधर से आ रही है, नापने इधर जा रहा हूं तो अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, सबको पता भी है, वैसे भी डायरेक्ट भी याद करना है तुम्हें, समझ आया मैंने क्या बोला, याद डायरेक्ट नहीं है तो लॉजिक तो तुम्हें पता ही है, लाइट के अगेंस्ट काम चल रहा है, समझ आया मैंने क्या बोला, खत्म बात। अब देखते हैं वो क्या क्या पूछ रहा है, सुनना। अब वो बोल रहा है कि अब बताओ कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है, मिरर से कितनी दूरी पर मैं स्क्रीन रखूं कि मुझे शार्प इमेज बने, आगे ना वही बात, तो भाई तू स्क्रीन उतनी दूरी पर रखेगा जहां पे इमेज बनेगी, इमेज इधर बनना चाहती है, तू स्क्रीन यहाँ पे रख रहा है, इमेज ही नहीं बनेगी, और तू अगर मेरे यहाँ पे रख रहा है, इमेज यहाँ पर बनना चाहती है, तू स्क्रीन यहाँ पर रख रहा है, तो भी नहीं बनेगी, है ना, ब्लर बनेगी, यहाँ पर तो बनेगी ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं बनेगी, यहाँ पर ब्लर बनेगी, और जब तू यहाँ पर रख देगा ना एग्जैक्ट पॉइंटेड बनेगी इमेज, समझा, अगर इतनी बड़ी तो इतनी बड़ी बनेगी, समझ आया मैंने क्या बोला। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस या फिर कहां पर रखूं मैं स्क्रीन, ये दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, समझ आया मैंने क्या बोला, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। आगे बोल रहा है इसका नेचर भी बता दो, साथ साथ साइज भी बता दो लगे हाथ, है ना। नेचर बताने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, नेचर बताने के लिए क्या करा जाएगा, नेचर बताने के लिए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखा जाएगा, समझ आया मैंने क्या बोला, तो इसका नेचर भी बताना है मुझे और साइज भी बताना है, ये 3 चीजें बतानी है। अब 3 चीजें निकालने के लिए अब मैं स्ट्रेटेजी सोच रहा हूं मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, सुनना। मेरे को सबसे पहले v निकालना है, तो मेरे पास मिरर फॉर्मूला है 1 में v प्लस 1 में u इक्वल टू 1 में f, तो u और f मुझे पता है, v निकल कर आ जाएगा मेरे पास न्यूमेरिकल से, उसके v जो वैल्यू आएगी उसके अंदर पॉजिटिव होगा तो मैं नेचर बता दूंगा, नेगेटिव होगा तो मैं नेचर बता दूंगा, पॉजिटिव होगा तो मैं बोलूंगा वर्चुअल इरेक्ट है, नेगेटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड है, समझ में आया। साइज की बात आ रही है, साइज हाइट ऑफ इमेज इस बार दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी दे रखी है, तो मैं इस बार रिलेट करके निकाल लूंगा, इस बार मैं एग्जैक्टली बता दूंगा इमेज कितनी बड़ी बन रही है, दूरी तो मैंने पहले बता दूंगा, दूरी तो मैं पहले बता दूंगा, इस बार मैं हाइट भी बता दूंगा। आया भी समझ में मैंने क्या बोला, मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आई, अब हम उसको अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज, भैया आपने पिछले क्वेश्चन में तो बड़ा तेजी से ट्रिक बता दी थी कि देखो हम तो पहले ही गैस कर ले रहे हैं, वो तो आसान था, वो तो कन्वेक्स था, कन्वेक्स में 2 ही केस होते हैं, वहां पे तो आपने बड़ी जल्दी बता दिया था इमेज यहाँ पर बनेगी और ये यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर प्रेडिक्ट करके दिखाओ जरा भाई, जिसके पास ट्रिक होती है ना उसके लिए कुछ भी आसान कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सॉरी। आया समझ मैंने क्या बोला, तो हमारे लिए क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है, अबे भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा ना मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, सॉल्व कर देता हूँ सीधा, समझ में आया, इसीलिए तुम्हें आना चाहिए क्वेश्चन। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ डायरेक्ट, अभी हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम डायरेक्ट पता लगा रहे हैं इसका नेचर, कैसे पता लगाएंगे, दिमाग लगाना, अगर देखो अब जो मैं बोलूंगा ना नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना, ठीक है, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है यार, हमको न्यूमेरिकल करना है, वैसे भी करना है वैसे भी करना है, चाहे तुम्हें ट्रिक आती है नहीं आती, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा तुम्हें, है ना, नंबर तभी मिलेंगे, तो अरे अंदाजे पे नंबर नहीं मिल जाएंगे, इसीलिए ये ट्रिक अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सुनना। देखो इमेज डिस्टेंस कितना है 25 और फोकल लेंथ कितनी है 15, फोकल लेंथ का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब 30, इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर, कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 पर, तो ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता था, पोल सॉरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, याद आया, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां पर बनती है, उसी साइड पर बनती है, तो इसका नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा, इसकी जो v की वैल्यू आएगी ना पक्का नेगेटिव आएगी। आया समझ में मैंने क्या बोला, मैंने कैसे गैस करा,
आ रही गैस ट्रिक समझ में आई? दूसरी चीज, कहां पर इमेज बनेगी? लगभग इमेज 30, जो वैल्यू आएगी ना इमेज की, वो कहाँ कितने से ज्यादा होगी? 15 से 30 से थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि तुम्हें याद है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे बनती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है 30 पर, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है तो वो 30 होगा, तो उससे भी आगे बनेगी, तो 35-40 के अराउंड उसका आंसर आएगा। आया? अभी बताओ, समझ में नहीं आया? आ रहा है समझने का? भाई ये ट्रिक होती है, जिसको समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू कर लेंगे हम। आया समझने का? चलो करते हैं, सुनना। फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनना। 1/v की वैल्यू मुझे पता नहीं है, एज इट इज लिख दो, प्लस u कितना है? माइनस का 25, तो 1/- माइनस का 25 इज इक्वल टू में 1/f। f कितना है भाई? माइनस का 15। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, देख रहे हो गिवन लिखने का कितना अच्छा फायदा है, प्लस माइनस बाद में सोच लीजिए, एक बार सोच लिया खत्म। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। 1/v डायरेक्ट कर दो, माइनस का 15, ये प्लस माइनस माइनस, और इधर आके क्या हो जाएगा? 1/25। नहीं आया समझ में मैंने क्या करा? ये प्लस माइनस माइनस होगा ना, और इधर आके प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया यार, क्यों बच्चों वाले काम करूं मैं, मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू में, देखना एलसीएम आएगा, 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है भाई? मैथमेटिक्स का 75। टीचर में 75, देखा? ये बच्चा है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो 75 आ रहा है समझ में? मैंने क्या भाई, अगर नहीं समझ में आएगा ना बोल देना। 75 15 पे कितने आता है? 5 पर आता है, और ये कितने पर आता है? 3 पर आता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो v कितना आएगा? अभी तो उल्टा मत करो। अरे भैया माइनस। ओहो क्या बात बताइए तुमने, माइनस तो तुम भूल ही गए थे भाई, हिमांशु नाम के बंदे तेज होते हैं। चलो ठीक है, माइनस का 2/75, और वैल्यू माइनस की आ रही है। अब है ये तो पहले ही बता दिया था, हमसे पंगे, समझ रहे हो तुम? ये तो पहले ही बता दिया था 1/v, लेकिन आंसर ऐसे छोड़ेंगे क्या? ऐसे छोड़ेंगे ना, कान के नीचे लगेगा एक। भाई इसका आंसर कैसे देंगे? पलट कर, इसको पलट दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? v इज इक्वल टू में 75/2 माइनस का, और मैंने बोला था ना याद है 30 से ज्यादा आंसर आएगा, 75/2 करके देख लो, 30 से ज्यादा ही आएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा? 37.5 आ रहा है इसका आंसर, माइनस का। और माइनस से मैंने नेचर बता दूंगा, नेचर पूछ रहा था ना, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा था, अब मैं उसको बोलूंगा इधर 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 इधर, बोलेगा क्या हुआ? स्क्रीन रखना था ना तुझे, रख दे स्क्रीन 75/2 की दूरी पर, मतलब 37.2 सेंटीमीटर की दूरी पर जा, स्क्रीन रख दे, वहीं पर इमेज बनेगी एकदम शार्प। 37.5। 37 पॉइंट, अबे इसका आधा 37.5 तो होता है, देखियो ध्यान से देखियो। तू बता, 2 के टेबल में 7 कब आता है? बता। अरे क्या हंसना नहीं है करने लग गए? भैया आपने 37.2 कहा था। ये रहा भाई, कितना आएगा? कितना आएगा? 1। अगर ये भी नहीं आ रहा तो तुम एक और काम कर सकते हो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक बच रहा है ना, एक यहाँ पे लिख दो, फिर चुपचाप से जाओ, इसको चुपचाप से मिटा दो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक ऊपर से उतार होंगे 5। अच्छा ये तो तुमने लिखा ही नहीं, देखा? ये तुमने ये गलती कर दी थी, मैंने कर दी थी। 15, ये कितने पता? 14 पे 7। ठीक है, कितना आएगा? फिर दोबारा डंडे खींचो क्या? 1, फिर पॉइंट लगाओगे तो 0, 10, 5 पर 37.5 आंसर आएगा। समझ में आया प्रतिभा? समझ में आया तेरे को? आपने 37.2 बोला था, मैं वो कहती थी 37.5 आएगा। अरे भैया खुद गलती कर रहे हैं हम। v की वैल्यू -37.5। भाई ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आंसर 30 से ज्यादा आएगा। अबे हमसे पंगे ले रहा है यार। माइनस से क्या बताओ? अच्छा v की वैल्यू पता लगी, स्क्रीन इतनी दूरी पर रखोगे, पहला आंसर आ गया। फिर पूछ रहे हैं नेचर, तो माइनस से देख के बता दोगे, माइनस का मतलब है रियल एंड इनवर्टेड, तो माइनस का मतलब रियल एंड, तो नेचर भी पता लगा दिया। बचा क्या? साइज। अबे भाई, अरे ये मत बोलना डबल एक्सएल एक्सएल, अबे ये साइज नहीं पूछ रहा है यार, वो पूछ रहा है इमेज का साइज, है ना? इमेज का साइज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ये मिटा दूं प्रतिभा? भाई एक बार दोबारा समझा दो प्लीज यार, ऐसे मत बोलो यार। क्या कर रहे हो यार भैया, मैंने आपको ये करने को कहा था। ठीक है मैं तो सुन, 2 का पास करती। बस सोनिया अभी बता फटाफट, तो कहाँ से समझ नहीं आया सोनिया? ये वाला नहीं समझ आया? चलो मजाक छोड़ो, बता जल्दी बता सोनिया, कहाँ पे समझ नहीं आया? जल्दी बोल।
जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोलना यार, जल्दी लिखना है यार। फिर इसमें ऐसे आना चाहिए था टाइपिंग, है ना, पता लग जाता कोई बच्चा टाइप कर रहे कि नहीं। आ गया भैया, ठीक है। चलो अब पता लगाते हैं कितने में इमेज है। मैग्निफिकेशन, अरे वो पी मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन में यू, है ना। अब तुम बोलोगे कि ये तो हाइट ऑफ इमेज, ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, तो हाइट ऑफ इमेज निकाल के दिखाओ। यार देखो, हाइट ऑफ इमेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला तो है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिल पे हाथ रखो अपने, पहले लेफ्ट हैंड साइड होता है, तुम्हारा तो कई बार टूटा है, तुम्हें तो पता ही होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है भाई। अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके तुम निकाल सकते हो क्या हाइट ऑफ इमेज? जिंदगी में भी नहीं निकाल सकते। पता है क्यों? मैं बताऊं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है, अबे एक ही वैल्यू तो पता है, इसके अंदर कम से कम 2 वैल्यू तो पता हो तभी तो निकाल पाओगे, है ना। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हमें दोनों चीजें पता है। यहां से मैं ये निकाल लूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, है ना, तो ये यहां से निकल कर आ गया, ये मुझे पहले से पता है, और ये निकल कर नहीं आ जाएगा। अबे समझ आया मैंने क्या बोला? इससे भी शॉर्टकट तरीका एक एनसीईआरटी ने यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा तरीका है वो। क्या है वो तरीका? एलएचएस बराबर है आरएचएस बराबर कर दो और सीधा वैल्यू डाल से निकाल दो, है कि नहीं। एक एक करके डालोगे फिर निकाल के वैल्यू डालोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। इसी को इन्होंने क्या करा, इसको इन्होंने ये कर दिया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। हाइट ऑफ इमेज तुम्हें निकाल ली, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें 4 दे रखी है, पॉजिटिव होगी, माइनस एज इन रहने दो, v की वैल्यू तुम्हारी कितनी है माइनस 37.5, तो माइनस 37.5 डाल दो, और u की वैल्यू कितनी थी माइनस का 25। सॉल्व करो, हाइट ऑफ इमेज निकालो। करके दिखाऊंगा ये भी। कैसे बच्चे हो यार तुम? कहाँ पे करो बताओ यार, एक तो छोटा बोर्ड है ना यहाँ पर, ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, हाथ पे करके दिखाता हूँ। सुनना है जरा ध्यान से, कहाँ पे करो, यहाँ पे कर दूं, ये मिटा दूं, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना स्टेप्स, ठीक है। सुनना, हाइट ऑफ इमेज कितनी है पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 इज इक्वल टू में माइनस एज इट इज है, v की वैल्यू कितनी हो, v की वैल्यू ना तुम सब 75 अपॉन में 2 डालो, 75 अपॉन में 2 क्यों डालो पता है? इससे फायदा ये होगा 2 कट जाएगा कहीं ना कहीं, समझ आया। 37.5 डालोगे तो भी सही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी कन्वीनियंस देख रहा हूँ, मैं तो भाई माइनस का 75 अपॉन में 2 डाल रहा हूँ। अपॉन देखो माइनस मैंने डाला है भाई, पहले से बाहर माइनस था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना माइनस अपने पास रख, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये हमारा काम करता तो मैं तो ये डालूंगा। उसके बाद अपॉन में u होता है, तो u कितना है माइनस का 25, माइनस का माइनस कट गया, बताओ, ठीक है। इज इक्वल टू में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 4 इज इक्वल टू में इसके अपॉन में 1 है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 75 अपॉन में 2 माइनस का है, 75 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 25। देख रहे हो कितना बढ़िया, तुम्हारे को मैंने कैलकुलेशन से बचा लिया, अभी वरना तुम कैलकुलेट कर रहे होते, है कि नहीं। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 1 वो हट गया, ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, और ये कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई माइनस 6 सेंटीमीटर माइनस की। अरे वाह यार, तू बड़ा प्लस माइनस का ध्यान रख रहा है। अबे कुछ और काम है कि नहीं जिंदगी में? अच्छी बात है, लेकिन बहुत बढ़िया बात है, तेरी वजह से हमारा आंसर आ रहा है, वरना ये सारा गलत हो जाता है भाई, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर आंसर आया हाइट ऑफ इमेज, अभी माइनस आएगा, इमेज माइनस 6। समझ नहीं आ रही होगी मेरी गलती निकालते हुए, कोई बात नहीं। हाइट ऑफ क्या इमेज कर भाई, रहे हो इसका मतलब तुम सो नहीं नहीं आ रहे हो, इसका मतलब तुम सो नहीं रहे हो, है ना मुकुल, सो रहा है ना तू? सुनना बिल्कुल जरा नहीं ध्यान से, क्या बोल रही है, आपने हद ही कर दी आज, ठीक है भाई, नहीं करूंगा, बेइज्जती नहीं आती की बस। ठीक है, सुनना, तेरी बेइज्जती तब भी चलेगी, सुनना जरा ध्यान से। हाइट 6 सेंटीमीटर और माइनस की क्यों आ रही है? अबे थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही तो बोला था रियल एंड इन्वर्टेड, तब तो बड़े हीरो बनने के बोल दिया था इन्वर्टेड, कहां से आया इन्वर्टेड? ये माइनस की वजह से आया, है ना। इसका मतलब इमेज कहां बन रही है, नीचे बन रही है। हाँ भाई, ये तुमने पहले बता दिया था, याद है हमने कौन सा केस बोला था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में इमेज होती है तो कहां बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर बनती है नीचे, याद है ना। इतना आसान क्वेश्चन है यार, आज तक मैंने देखा। भैया आप कर रहे हो वो आप, अच्छा ठीक है, हाँ बोल बोल बोल। भैया फिर हमने v क्यों निकाला, हम डायरेक्ट h हाइट ऑफ इमेज निकाल देते। अगर तू v नहीं निकालता, ठीक है,
बड़ा देखा यही था ना, प्लस माइनस का ध्यान रखते रखते। अबे v नहीं निकालता तो यहाँ पे क्या अपना सर डालता, 75 अपॉन में 2 वैल्यू कहां से लाता, बता तू बता। ठीक है, दूसरी चीज बताता हूँ, तो तू जब ये तू तेरे को माइनस ही ना दिखता, v की वैल्यू में माइनस ही ना दिखता, तो तू कैसे बोल पाता रियल। इस माइनस की वजह से तू रियल बोल पाया, दिमाग लगाइयो, इस माइनस की वजह से तू रियल बोल पाया और इस माइनस की वजह से इन्वर्टेड बोल पाया, तो इसीलिए तू बोल पाया नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इसीलिए मैं एक और बात बताने वाला था, वो ये कि नेचर पहले ना बता करना, ये निकालने के बाद तुम बताओगे। समझ में आया? जैसे तुम हर क्वेश्चन में जब भी तुम कोई वैल्यू निकालते हो, जैसे इसमें ये निकाला, तो तुम पता है क्या लिखोगे, इमेज इज लोकेटेड एट दिस सेंटीमीटर। जैसे तुम मैथ्स में करते हो, मैथ्स में जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो बड़े प्रॉब्लम वाले, लास्ट में एक लाइन लिखते हो ना, देयरफॉर दिस एंड दिस, इसको इतनी मिठाइयां मिली, इसको इतनी मिठाइयां मिली वगैरह वगैरह, वैसे यहाँ पर करना है। लेकिन नेचर ना तुम इसको करने के बाद बताओगे, क्योंकि टीचर को तब समझ में आया कि यहाँ से तुमने रियल को प्रेडिक्ट करा इस वाले माइनस से, और इधर वाले माइनस से ये ठीक है, इस वाले माइनस से क्या प्रेडिक्ट करा तुमने, इन्वर्टेड। खत्म। बता अभी भी समझ में नहीं आया तो भैया हमें कैसे पता चलता है कि हमें सारे फॉर्मूले लगाने हैं, ये सिर्फ एक से ही यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है मैडम। सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत मेरे को क्या हो रही है देखो वापस बताने में, वो ये कि मैं स्टार्टिंग से यही बोलते हुए आ रहा हूँ। क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि भैया ये फॉर्मूला हमें कैसे पता लगेगा कि वाला फॉर्मूला लगाना है। मैंने इसी वजह से ना पूरे सेशन करे हैं, पिछला सेशन रिकॉर्ड हुआ है, उस रिकॉर्डिंग को प्लीज देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ फिर भी देखिए उस रिकॉर्डिंग को। तो मैंने साफ साफ बोला हुआ है कि आपको गिवन इसीलिए दिया जा रहा है, गिवन लिखना इसीलिए जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाया है ना, तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये ना मतलब एक तरह से बुरा लगता है कि यार तुम इसका क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है, अब दिमाग लगाइए और कान खोल के सुनिए, जरा ध्यान से सुन। मेरे को कैसे पता लगा कि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। सुनो मेरी बात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, समझाया मैंने क्या बोला, और क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़, नहीं पढ़ सकती तो मैं तेरे लिए रीड कर देता हूँ, सुनियो जरा कान खोल के सुन। उसमें लिखा हुआ है साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज का मतलब क्या है, इमेज कितनी बड़ी है, तो हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है वो। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने पहले 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा था वो, मैंने लिखा नहीं है, ये रहा साइज। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है वो। यहाँ तक क्लियर है? अब दिमाग लगा, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, तो ये पता हाइट ऑफ इमेज का कौन सा फॉर्मूला तूने पढ़ा हुआ है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो मैंने मिटा दिया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर मैं अब उल्टा चला रहा हूं, मैं तुझे मैं रिवर्स करा रहा हूं तुझे, सारा काम सुन। तेरे को पता लगा कि तेरे को हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, यहां तक अगर दिक्कत है तो बता दियो प्लीज, प्लीज ये बता दियो, अगर एक एक स्टेप पे पूछ रहा हूं मैं तेरे से बार बार। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए तूने अपने तीनों फॉर्मूलों को रिकॉल करा, तूने बोला पहला फॉर्मूला 1/v + 1/v = 1/f, उसमें हाइट का कोई कांसेप्ट नहीं है। सेकंड फॉर्मूला था m = -v/u, उसमें भी हाइट का कांसेप्ट नहीं है। थर्ड फॉर्मूला था m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ ये ठीक है, काम का है। तो तूने सोचा कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = मैग्निफिकेशन। लेकिन जैसे तूने ये वाला फॉर्मूला लिखा ना, जैसे तूने ये वाला फॉर्मूला लिखा तो तू खुश हो गई ये देखकर कि तेरे को इसकी वैल्यू तो पता है, लेकिन तू ये देखकर फिर दोबारा कंफ्यूज हो गई कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं है। 10 मिनट बच्चे क्लास के ध्यान सुनना, समझाया मैंने क्या बोला, तो ये देखकर दोबारा कंफ्यूज हो गई। अब इसकी वैल्यू तुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने का एक तो यही फॉर्मूला है, तो जो कि निकल नहीं रहा इससे, तो एक और फॉर्मूला है वो ये मैग्निफिकेशन इक्वल टू में -v/u। समझाया मैंने क्या बोला, तो देखो पता है इसकी वैल्यू, अगर मेरे को m की वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू तुझे पता है, इसकी वैल्यू अगर तुझे मिल जाए तो तू इसकी वैल्यू निकाल लेगी। ठीक है, यहाँ तक तो इसकी वैल्यू निकालना तेरा मुद्दा हो गया। अब इसको छोड़ दिया तो इसकी वैल्यू निकालना तेरे लिए मुद्दा हो गया। इसको निकालने के लिए तुझे ये वैल्यू चाहिए v/u। अब तू दोबारा सोच, u तेरे को पता है, तेरे को v नहीं पता, v निकालने के लिए अब तुझे नया फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। अब तेरा मुद्दा हो गया v, ठीक है, और v निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। अभी समझ में आया मैंने क्या बोला, तो मैं तेरे को अभी अभी उल्टा लेकर आया हूं, अब यहां से सीधा है। अब बता अभी भी समझ में नहीं आया, इस वजह से मुझे पता लगा कि मुझे वाला फॉर्मूला यूज करना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे ना वो तरीका, उस तरीके से तुझे आ जाना चाहिए था, सिंपल सा मतलब है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, सुनो। हाइट ऑफ इमेज पूछी थी,
हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मुझे मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मुझे v और u दोनों पता होने चाहिए, जिसमें से u मुझे पता था, v मुझे निकालना पड़ा। v निकालने के लिए मैंने मिरर फॉर्मूला यूज करा। अब इसको सीधा समझो जो हमने यूज करा तरीका। तो हमने सबसे पहले v निकाला, v निकालकर मुझे पता था ये वाला फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये LHS और इसका LHS बराबर है ना, मैंने ये करा बस, इसको इसके इक्वल रख दिया, यही तो करा, दोनों के इक्वल में m था तो दोनों बराबर थे, ये रख दिया। तो इसको मैंने सॉल्व करा, हाइट ऑफ इमेज मुझे निकाल ली है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है, इसीलिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करा था, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी थी। सॉल्व करा, हाइट ऑफ इमेज ये निकल कर आ गई, ये बता अभी भी सोने समझ में नहीं आया तो फटाफट से लिख, और अगर और किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी बोलो। भैया मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमने -v/u पता होना चाहिए, ये तो समझ आ गया। हाँ तो -v/u पता होना चाहिए ना, तो v कहाँ था तेरे पास, था ही नहीं तेरे पास, तो v निकालने के लिए तो यार यूज करो। अभी आया समझ में, खत्म हो गई बात। और पूछो भाई, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे जो पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद भी बोले कि दोबारा मेरे को समझ आओ। भाई बुरा तो लगता है लेकिन मजा आता है कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भैया। अबे सॉरी मत बोला करो यार, एक तो तुम लोगों की दिक्कत यही है। ये एक बार और बता दो यार। हाँ ये बच्चे चाहिए मुझे, ऐसे बच्चे चाहिए। और ये इतना बेशर्म है, ये सॉरी भी नहीं बोलेगा मुझे पता है। अबे नलायक, कितनी बार बोल रहा हूँ कि जब पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, देखो तुम्हें क्या लगता है, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा टाइम भी कम है। तुम्हें क्या लगता है कि समझ लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में 1-2 वर्ड बोल देंगे, एक बार और समझा दो। लेकिन एक बार और समझाने के लिए पता क्या होता है, सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को फिर हमको क्या करता है, दूसरा तरीका यूज करना पड़ता है, क्योंकि पहले वाले तरीके से तुम्हें समझ में नहीं आया, चाहे तुमने ध्यान ना दिया हो इसलिए समझ ना आया हो। लेकिन अब हमें क्या लगता है, इधर हमें लगता है कि पहला वाला तरीका तेरे को समझ में नहीं आया, तो अब हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं। और जब वो दूसरा तरीका आता है ना, तो जो बच्चे को पहला तरीका समझ में आया तो वो कंफ्यूज हो जाता है इसके अंदर, होता है ना ये चीज, ठीक है। बच्चों के दिमाग में ये वाला स्टेप छप गया था अभी, अब मैंने जब रिवर्स बताया तो वो इस तरीके से भी सोचने लग गए, तो और शायद दोनों भी समझ में आ गए हो, लेकिन बाद में क्या होगा, कंफ्यूजन, बाद में सब कंफ्यूजन होगी। समझ में आया मैंने क्या बोला, इस वजह से दिक्कत होती है। तो प्लीज एक बारी में समझने की कोशिश करा करो। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बात जब पहली बार कोई टीचर समझाता है ना, तो वो 100% होता है। क्यों होता है, क्योंकि पहली बारी में टीचर समझा देना चाहता है अपने दिमाग की सारी चीजें। समझ में आया मैंने क्या बोला, टीचर का मतलब मेरे साथ तो यही है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, पक्का समझ में आया मैंने कहा। अब सुन जरा दोबारा ध्यान से, मैग्निफिकेशन है +1, तो इसका क्या मतलब, मैग्निफिकेशन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन +1 है तो इसका मतलब क्या है, v और u दोनों सेम डिस्टेंस पर है, समझ आ रहा है। और अगर दोनों सेम डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब सेम हाइट है स्फेरिकल मिरर्स के लिए। लेकिन अगर ये प्लेन मिरर के लिए तो इसका मतलब तू बोलेगी प्लेन मिरर है, क्योंकि प्लेन मिरर में याद है सेम डिस्टेंस सेम हाइट बनती थी, तो ये प्लेन मिरर है। मैग्निफिकेशन अगर +1 है तो इसका मतलब प्लेन मिरर है वो, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से आप, ठीक है, क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन -1 है ना तो वो स्फेरिकल मिरर होगा, ठीक है। अब ये मानसी मैं तेरे को समझाऊंगा आगे जाके। अच्छा पहले एक काम करो, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नोट करो। 10.1 10.2 मैंने करा दिया, ठीक उसके साइड में एक ब्लू बॉक्स में इंटेक्स क्वेश्चन है 2, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। आगे आ जाओ, पेज सीधा टेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। टेक्स्ट क्वेश्चन में जो तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं वो कौन कौन से, वो लिखना जरा, वो मार्क कर लेना जरा ध्यान, ये करने हैं ये, ठीक है। सबसे पहले 7th क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन, ना सॉरी 7th क्वेश्चन, फिर उसके बाद 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, कौन कौन से बोले मैंने, 12, 13, 14, 15 और ऊपर 7th 5 क्वेश्चन हो गए मतलब, और वो 3 क्वेश्चन। भैया 3 फॉर्मूला ही है क्या पूरे चैप्टर में, हाँ 3 फॉर्मूले पूरे चैप्टर में नहीं, रिफ्लेक्शन में। अब पता नहीं मेरे को किसने पूछा था दोबारा बोलने के लिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। समझ लेना जरा ध्यान से, मेरे पास टाइम कम बचा है इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले बता दिया। सुनो देखो यार, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, मिरर ये रहा। अब मैं विजुअली चलो मैं ये काम करता हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं नुमेरिकल, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं विजुअली समझा देता हूँ कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जल्दी करो। तीसरा तरीका क्वेश्चन समझाने का, भाई अपने को आता है तो अपने पास तरीके भी बहुत है, जिसको नहीं आता है जल्दी बोल मानसी। मानसी बोल रही थी, नेहा बोल रही थी, बता दूं स्क्रीनशॉट ले लिया ना, टाइम वो बोल रही थी हटो ना। हटना ना बोल रहे यार मुझे यार, बाहर आ रहा है, ठीक है चलो।
देख अब विजुअली समझना इस क्वेश्चन को। 3 मिनट बचे, 4 मिनट, ठीक है, ध्यान से रखना। भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मानसी बोलता शायद। सुनो, मानसी कह रहा हूँ, नेहा ने। सुनो सुनो सुनो, छोड़ो सब कुछ। कन्वेक्स सॉरी कनकेव मिरर है, ठीक है, विजुअली समझा रहा हूँ, दिमाग लगाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ इसकी कितनी बोली थी तुम बताओ? फोकल, अरे कितनी बोली थी फोकल लेंथ? मैंने बता दी 15 बोली थी ना, ठीक है। फोकल लेंथ 15 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मुझे नहीं पता, छोड़ो उसको। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर ये 15 है तो ये 30 होगा, तो 25 का मतलब यहां पर कहीं होगा ऑब्जेक्ट। अभी समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की दूरी 25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इमेज कहां बनेगी? पहले क्वेश्चन ये, तो इमेज कहीं पर भी बने, जमीन में बने, आसमान में बने, कहीं भी बने, हमें कोई मतलब नहीं है। उसकी हाइट कितनी होगी, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इमेज कहां बनेगी? मैंने वी की वैल्यू निकाली, वी की वैल्यू माइनस की आई, तो इसका मतलब इधर की तरफ इमेज बन रही है, ठीक है। और आई थी 75/2 मतलब 37.5। मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूँ ये पॉइंट 30 पर है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये 30 पर है, तो इसका मतलब लगभग लगभग इमेज जो वो लगभग यहाँ पर कहीं बन रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो मुझे v पता लग गया, v कितना है, लगभग लगभग 37.5 है, माइनस नहीं लिख रहा, ठीक है, 37.5 है। अब पूछ रहा है इसकी हाइट, इसकी हाइट के लिए मैंने ये पूरा निकाला और ये निकल कर आया 6। और तुम्हें याद है इस वाले केस में इमेज कैसे बनती थी? एनलार्ज। तो देखो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, इमेज 6 सेंटीमीटर की बन गई। एनलार्ज है कि नहीं? बोलो 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 बोल। समझ में आया मैंने क्या बोला? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था भाई इतना आसान था ना ये। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से समझा सकता हूँ, तो सोचो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से समझा सकता हूँ, है कि नहीं भाई? तुम्हारे टीचर से बढ़िया। इसको तुम बता देना इसका टॉपिक क्या डालना है। ऐसे न्यूमेरिकल ट्रिक जो तुम्हारे प्रिंसिपल को भी नहीं आते। अबे टीचर तो छोटे हो गए यार अब। अरे यार एक तो स्कूल का नाम ले लेता अगर रिकॉर्डिंग में चल रही होती तो। समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो ठीक है, ठीक है। संजय भैया बोल रहा था कि इतनी पास से को पढ़ा रहा था, ये डर जाएंगे बिना वजह तेरी शक्ल एकदम जूम देखकर। कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है यार अपनी। चलो ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी प्लीज मेरे से पर्सनल चैट में डाल देना, ग्रुप में डाल देना, लेकिन मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप में डाल देना, ताकि और बच्चे तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सके। देखो कई बार क्या होता है कि हम नहीं समझ पाते, दूसरा दोस्त समझ जाता है, तो वो समझ जाता है कि इसको यहाँ पे दिक्कत, क्योंकि उनको भी वहीं पे दिक्कत हो रही होती है, तो बच्चे ना एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो ग्रुप में डाला करो, ठीक है, बकवास मत करा करो ग्रुप में बस। चलो मिलते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन फीस दे दो यार। देखो देखो ये देखो बच्चे उठने लग गए, देखो फीस के नाम पर, ठीक है यार फीस दे दो यार। ये देखो बुक के लिए रो रही है, ये बुक लेके जाऊंगा मैं। चलो मिलते हैं यार, बाय बाय। कार्बन का असाइनमेंट हो गया, वेरी गुड, मेरे को भेजियो पीडीएफ, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय भैया।